नमस्कार दोस्तों, ये है मोमेंट ऑफ ट्रुथ और आज मैं बताने वाला हूं आपको एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, जिसने जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल पॉलिटिक्स की वो सारी हिलाने वाला हूं मैं। शी जिनपिंग ब्रिक्स की मीटिंग में जिंदगी में पहली बार वो नहीं जा रहे एंड ही हैज मेड दिस स्टनिंग डिसीजन जो एक्सपोज करता है चाइना का आज की सिचुएशन क्या है। और उधर से अमेरिका आगे बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया वो इकोनॉमिकली अपनी कंट्री को आगे लेके जाएंगे, मिलिटरीली आगे लेके जाएंगे और उन्होंने शी जिनपिंग को बंद गली में खड़ा कर दिया है। इसलिए चाइना ने भी डिसीजन ले लिया कि वो ब्रिक्स में नहीं जाएंगे। अब कईयों ने तो बोलना शुरू कर दिया इंडियन मीडिया में, ओ जी हाउस अरेस्ट है इसलिए जा नहीं रहा है, प्रधानमंत्री को भेज दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। शी जिनपिंग पिछले महीने जो अपना सेंट्रल एशिया है वहाँ की कंट्रीज में बैठे थे पिछले हफ्ते और वहाँ पर डील कर रहे थे ऑयल की, गैस की, क्योंकि ईरान की सारा का जो तेल चाइना के पास आता है वो बंद हो गया है। अब जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है ये चेंज करता है एवरीथिंग, क्योंकि जो शी हैं वो अटेंड नहीं करेंगे ब्रिक्स की समिट को और ब्रिक्स चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि कई सालों से हमने देखा कि शी जिनपिंग ने पोजीशन किया अपने आप को एज अ लीडर ऑफ ब्रिक्स और इस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक वेपन की तरह यूज किया अमेरिका को डिफीट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला यूनाइटेड नेशंस के बराबर या G20 के G7 के बराबर उन्होंने ब्रिक्स को लाकर खड़ा कर दिया था। कभी भी उन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी इस समिट को अटेंड करने के लिए। जब कोविड का टाइम था तब भी वर्चुअल मीटिंग करी, लेकिन वो गई जरूर। लेकिन अभी सडनली वो भाग क्यों गए? अब इसके ऊपर ये शॉकिंग आंसर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली बात है, मेजर रीजन था ईरान। भाई ईरान को ब्रिक्स के अंदर अभी पिछले साल शी जिनपिंग ने ऐड किया था और चाइना और ईरान दोनों ने बहुत क्लोज रिलेशनशिप उसके बाद क्रिएट करना शुरू कर दिया था जैसे ही वो ब्रिक्स में आया। चाइना ने 90%, दोबारा बोल रहा हूं, 90% ऑफ ईरान ऑयल चाइना अकेला खरीद रहा था और साथ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस इन्होंने करने शुरू कर दिए थे। यानी कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो गया था चाइना और ईरान के बीच में। चाइना ने प्रॉमिस किया था वो $400 बिलियन अगले 25 साल के लिए ईरान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और यही डेवास्टेटिंग ट्रूथ है कि जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, चाइना कहाँ था? नोवेयर टू बी सीन। और जो हथियार बेचे हुए थे ईरान को वो कोई चला ही नहीं। अब आप ये पिक्चर देखिए, ये 2024 की ब्रिक्स की समिट है। आपको बताएगा इसमें हो क्या रहा है। भाई ये सारे के सारे जो लीडर्स हैं वो शी जिनपिंग की शक्ल की तरफ देख रहे हैं और अगर समिट के अंदर शी जिनपिंग अटेंड नहीं करेंगे तो ये समिट जीरो हो गई। और हो ये रहा था कि अगर वो शी जिनपिंग इस मीटिंग में जाते तो सभी इसकी शक्ल की तरफ देखते शी जिनपिंग की और इनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछते कि आपने ईरान की हेल्प क्यों नहीं करी और अब जब युद्ध बंद हो गया है तो ईरान की हेल्प आप कैसे करेंगे? आपका प्लान क्या है? अब ब्रिक्स बिना शी जिनपिंग के इज जीरो और वहां पर ये क्वेश्चन को अटेंड करने की बजाय, फेस करने की बजाय शी जिनपिंग मीटिंग छोड़कर भाग गए एंड ही इज स्टेइंग इन हिज कंट्री। भाई चाइना के लिए दोस्ती, यारी, रिलेशनशिप कोई मायने नहीं रखता नहीं है। इनके लिए हर चीज़ पैसा है। पैसा जहाँ से मिलता है उसके साथ रिलेशनशिप तब तक चलता है या उस कंट्री की ज़रूरत हो किसी चीज़ के लिए। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की चाइना के लिए कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट भारत को बार बार तंग करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। यानी कि चाइना सिर्फ पैसे का पीर है और जैसे ही उन्हें लगा कि अब ईरान के जो तेल है वो नहीं आएगा, इसकी ज़रूरत मेरी पूरी हो गई और ईरान मेरे से टफ क्वेश्चन पूछेगा, शी जिनपिंग मीटिंग छोड़कर भाग गए। और ये पैटर्न है कि नया नहीं है। ये जो अबैंडनमेंट है ये एक स्ट्रैटेजी है चाइना की और शी जिनपिंग के आने के बाद ये और तेज हो गई। भाई आपने ईरान को ब्रिक्स में लेकर आए एज ए लिटिल ब्रदर और प्रॉमिस किया कि दुनिया में आपके कदमों में रख दूंगा ईरान के, बस तुम मुझे तेल देते रहना। 90% से ज़्यादा जो तेल है वो चाइना ने अकेले खरीदा, मैंने पहले बताया आपको। मैसिव इन्वेस्टमेंट्स
मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर प्रॉमिस किए गए ईरान को, ईरान ने कंप्लीटली चाइना के ऊपर ट्रस्ट किया। और जब ईरान को जरूरत पड़ी चाइना की, द मोस्ट, चाइना वैनिश हो गया। और ये एक पैटर्न है चाइना का। अफगानिस्तान ने भी चाइना के ऊपर ट्रस्ट किया था और जितने भी वहां पे माइंस हैं उसका 80% ओनरशिप उन्होंने चाइना को दे दिया था। यानी कि एक जिसको बोलते हैं कि 100 रुपये का अगर सामान निकलता है अफगानिस्तान की माइंस में, 80 रुपये जो हैं वो चाइना को जाते हैं, 20 सिर्फ रहते हैं अफगानिस्तान के पास। और उसके बाद भी चाइना ने प्रॉमिस किया था कि वो 500 या 600 मिलियन डॉलर्स वो हर साल अफगानिस्तान को देंगे। 1 रुपया नहीं दिया। एंड अफगानिस्तान खड़ा है ब्रोकन प्रोमिसेस के ऊपर। इसलिए अफगानिस्तान ने रिसेंटली उन्होंने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट चाइना के साथ कैंसिल कर दिए हैं और ये बोल दिया कि ये तो खून पीने वाला जानवर है। चाइना को ये बोला है अफगानिस्तान ने, और सारे डील्स कैंसिल कर दिए कि हम तुम्हें माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था कैंसिल्ड। यानी कि इतने साल की प्रॉमिसेस के बाद अफगानिस्तान को धोखा दिया। वहाँ का कॉपर, वहाँ के जितने बाकी के मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करते रहे, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम नहीं किया है। वहाँ पर डेवलपमेंट अगर अफगानिस्तान में किसी ने करी वो भारत ने करी। यानी कि अगर इतने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं किया है, जो पैसे देने का प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट को वो भी दिए नहीं है, आज अफगानी गालियाँ निकालते हैं चाइनीज़ को। अब तो अफगान के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हमें चाइना की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और यही बेट्रेयल चाइना ने मिडल ईस्ट के साथ किया, वेनेजुएला के साथ किया, चैड के साथ किया, पाकिस्तान के साथ किया, हर कंट्री के साथ इन्होंने यही काम किया है। प्रॉमिसेस किए कि मैं आपकी कंट्री में इकोनॉमिक मिरेकल लेके आऊँगा, जैसे चाइना ने तरक्की करी है आपकी भी लेके आऊँगा। लेकिन वहाँ पर जा गए, वहाँ के मिनरल्स को निकाला, तेल निकाला, अपने ज़रूरत की चीज़ें निकाली और वहाँ पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करी है। और ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये आगे फॉरवर्ड करते रहे। इसीलिए आज जो ये ईरान की जो हालत हुई है और वहाँ पे चाइना फेस नहीं कर पा रहा है ईरान को, मीटिंग में गया ही नहीं, ये एक्चुअल रीज़न है। अब चाइना टेरिफाइड क्यों है ईरान के लिए, अब ये भी समझने की बात है। वाई ईरान इज़ स्ट्रेटेजिकली सो इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना। दोस्तों, एक तो है हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो चाइना ने इन्वेस्ट करने हैं ईरान के अंदर। 400 बिलियन डॉलर कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। मैंने कल वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि चाइना के एक दिन में 400 बिलियन डॉलर ऑलरेडी मिट्टी हो चुके हैं, आग लग चुकी है। ये मैसिव स्टेक्स हैं जो ईरान की ऑयल फील्ड्स के अंदर वो चाइनीज़ कंपनी ने ऑलरेडी ले लिए। 89% जो ओनरशिप है ईरान के तेल के ऊपर वो चाइना के पास है। पेट्रो चाइना यहाँ पे कंपनी है, सिनॉक करके कंपनी है, उन्होंने 89% ओनरशिप है। यानी कि चाइना ये दिखाता है कि मैं तो अपने जो ऑयल फील्ड्स हैं उसमें से तेल निकाल रहा हूँ। और ये ईरान के ऊपर जो अभी युद्ध हुआ उसके अंदर ये सारी इन्वेस्टमेंट्स वर्थलेस हो गई एक रात के अंदर। यानी कि चाइना ऑलरेडी जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं अपने कंट्री में, चाइना में इतनी बिल्डिंग्स हैं जो अनफिनिश्ड है, पैसा नहीं उसको पूरा करने के लिए। अब ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी कि यहाँ से इनकम आती रहेगी, वो भी बंद हो गई। तो आज जो है ईरान की सपोर्ट करने में चाइना नाकामयाब रहा है। और ये नर्वसनेस है अभी कि ईरान को जाकर ब्रिक्स में फेस कैसे करेंगे। ऑलरेडी मेरे पैसे ख़त्म हो चुके हैं और चाइना को दिख रहा है कि आगे जाकर इसके लॉसेस और बढ़ने वाले हैं। इसलिए गई नहीं, क्योंकि ईरान को इन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे तेल दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हारे पोर्ट्स हैं, ऑयल फैसिलिटीज़ हैं और बाकी सारी चीज़ें मैं मेंटेन करूँगा। तेल ले लिया, मेंटेन कुछ नहीं किया, क्रिएट कुछ नहीं किया। ऊपर से ईरान ने बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो मैं बंद करने वाला हूँ। यहाँ पर चाइना की जो वनरेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। दोस्तों, ये भी ट्रम्प का बहुत बड़ा कार्ड है एक, वो समझाऊंगा कैसे। आप देखिए कि 30-40% जो ग्लोबल ऑयल है वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलता है, चोक पॉइंट है, और चाइना की दुखती रग यही है। अब हुआ क्या है भाई, ईरान ने बोला कि मैं ये स्ट्रेट बंद कर दूंगा। अमेरिका बोलता कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका इस एरिया से तेल खरीदता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है चाइना। और अमेरिका को मालूम था ये जो ब्लफ कर रहे हैं मुझे तंग करने के लिए, मुझे असर नहीं पड़ने वाला, नुकसान होगा तो चाइना का होगा।
यानी कि ईरान ने प्रेशर डालने की कोशिश करी, थ्रेटन करने की कोशिश करी। इंस्टेड अमेरिका ने ईरान को वेपन की तरह यूज किया चाइना के खिलाफ, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद नहीं कर पाया, क्योंकि चाइना ने भी धमकी दे दी कि अगर तुमने इसको बंद किया तो मैं युद्ध में एंटर कर दूंगा और मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। अब जहां पर आपने, जब शी जिनपिंग ने ईरान को धमकी दिया था कि भाई अगर तुमने इसको बंद किया हॉर्मुज को तो मैं तुम्हारे साथ जंग लड़ूंगा, अब उसको फेस कैसे करेंगे? ये एक डायलेमा है जिसके अंदर ये फंस चुके हैं। दोस्तों, ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने जो गेम खेली है आप वो देखिए, ये है खूबसूरती जियोपॉलिटिक्स की। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया सीज फायर, बट लिसन केयरफुली। ट्रंप ने क्या बोला? एक स्टेटमेंट साथ में और दे दी कि चाइना अगर चाहता है तेल खरीदना ईरान से, वो खरीद सकता है, और जो उसका शॉर्टफॉल है जो ईरान से नहीं आएगा अभी, क्योंकि उसकी ऑयल फील्ड्स तबाह हो चुकी हैं, उतना तेल उसे अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें परमिशन दिया जाता है ईरान का तेल खरीदने के लिए, बाकी का मेरे से खरीदिए। ये ब्रिलियंट डेवास्टेटिंग पॉलिसी है ट्रंप की, जो उसने चाइना के साथ खेला। ये सारा कुछ देखते हुए शी जिनपिंग ने कोशिश किया कि नहीं जाऊं तो अच्छा है। व्हाई? बिकॉज ट्रंप इज नाउ फॉलोइंग ईच एंड एवरी मूव ऑफ चाइना। ट्रंप ने चाइना को क्या बोला? भाई आपने जो करना करिए, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा एक्सपेंसिव तेल है ईरान से, तुम्हें खरीदना पड़ेगा। यानी कि ईरान के ऑयल को, पहले तो ईरान को एक बुलेट की तरह यूज किया, अब उसके तेल को भी वो बुलेट की तरह यूज कर रहा है, और चाइना की जो एनर्जी इक्वेशन है उसको बिगाड़ के रख दिया ट्रंप ने। जितना सस्ता तेल वो ईरान से लेगा, उतना महंगा तेल उसे अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। हिसाब बराबर, जो ये पैसे कमा रहे थे ऑयल में से गया। और चाइना ने क्या किया था? चाइना ने कोशिश किया था कि मैं अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाऊं, इसलिए सारा अपना जो फोकस है वो मिडल ईस्ट की कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, यूएई में, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करे, ताकि जो कंट्रोल है अमेरिका का एनर्जी के ऊपर, मैं उससे बाहर निकल जाऊं। अब ट्रंप ने वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी को जीरो करता है। यानी कि ये जो पॉलिसी थी इनकी चाइना की, मिडल ईस्ट स्ट्रैटेजी, इट इज बिकम अ कंप्लीट फेलियर। और ये किया किसने था? शी जिनपिंग अलोन। यानी कि पिछले 10 साल से इन्होंने रिलेशनशिप बनाए अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और जो बाकी के छोटे छोटे रीजनल पावर्स हैं उनके साथ। हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट्स करे भी हैं और प्रोमिसेस भी किया है, और रिजल्ट था आज टोटल कोलैप्स। एवरी कंट्री नाउ सीज कि चाइना का असली चेहरा क्या है। इसको बस फायदा चाहिए, अपना फायदा निकाला और बाहर निकल गया। और जब दुनिया को, इस एरिया को, इन सारी कंट्रीज को चाइना की जरूरत थी ब्रिक्स में, भाग गया। ही हैज रन अवे फ्रॉम ब्रिक्स। अब आते हैं रशिया के ऊपर। दोस्तों, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने पहले बोला था आपकी जियोपॉलिटिकल समझ में सारी चेंज करने वाला हूं कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। भाई ये जो अमेरिकन एनर्जी डिपेंडेंस है उससे मूव करने के लिए चाइना ने फिर किया, रशिया की तरफ मूव कर लिया। कि रशिया को बोला भैया देखो ऐसा है, मुझे तेल चाहिए, ईरान की वाट लगी है, तुम मुझे तेल दे दो। उसके लिए इन्होंने बोला कि एक पाइपलाइन खींचते हैं जो साइबेरिया से चाइना तक आएगी। वो पहले ऑलरेडी आ चुकी है। यही एक होप थी कि डायरेक्ट चाइना का एक्सेस हो जाएगा रशियन एनर्जी की तरफ विदाउट मिडल ईस्ट कंप्लायंसेस, क्योंकि वहां पर सैंक्शंस है ईरान के ऊपर। और चाइना और ईरान, दे वर बोथ सपोज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की। तो ये ऐसे ऐसे गीत गाते हैं कि तुसी भी कम्युनिस्ट, मैं भी कम्युनिस्ट। लेकिन रशिया ने चाइना को इतने ब्यूटीफुली बीट किया है और बेवकूफ बनाया है। ट्रंप भी सोच रहा होगा कि यार ये रशिया ने कैसे कर लिया। रशिया ने क्या किया आप सुनिए। उसने बोला कि भाई तुम्हें तेल चाहिए मेरा, ठीक है मैं तुम्हें तेल देता हूं, लेकिन पहले तुम्हें ये तेल जो मेरे कंट्री में है उसको निकालने का काम भी तुम्हें करना पड़ेगा, और जो मेरी ऑयल फील्ड्स हैं उसके अंदर तुम्हारी भागीदारी जो है, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप, वो जीरो है। जैसे ईरान के अंदर 89% जो ओनरशिप है वो चाइना के पास है। पुतिन ने बोल दिया मेरी ओनरशिप मेरे ऑयल फील्ड्स के अंदर तुम्हारी जीरो, लैंड मेरे पास है, तेल मेरे पास है, तुम आओ, तुम्हें तेल चाहिए तो तुम निकालो, पाइपलाइन तुम डालो, तेल तुम लेके जाओ, 50% प्रॉफिट तुम्हारा, 50% मेरा, काम खत्म। चाइना को आदत ही नहीं ऐसे काम करने की। वो क्या करता है,
वो $400 बिलियन मैं आपकी कंट्री में लगाने वाला हूं, एक स्टेटमेंट दे दिया। और वहां पर जाकर ये बोल दिया आप मुझे तेल देते रहो, जो तेल लिया उसी का पैसा दिखाकर बोल दिया देखिए मैंने तो $400 बिलियन बोला था, मैंने आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया। ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें तेल के पैसे दिए हैं। अब सोच के देखिए, हम $100 बिलियन का तेल खरीदते हैं सऊदी अरेबिया से। उन्हें बोले हम सऊदी अरेबिया को कि हम आपकी कंट्री में $100 बिलियन लगाएंगे। हमने तेल लिया, जो पैसे उनको दिए सऊदी अरेबिया को तेल के बदले, वो हमने बोल दिया ये मेरी इन्वेस्टमेंट आ गई है। वो तेल के पैसे कहाँ गए? वो तो तुमने दिए नहीं। ये चाइना जो धांधली करता है ईरान के साथ, रशिया ने बोला मैं ये काम नहीं करना दूंगा। यानी कि जो तेल निकलेगा आधा तुम्हारा आधा मेरा, बस मेरी जमीन है, पाइपलाइन तुम खिंचाओ, तुम निकालने का काम तुम करो, दैट्स इट। ओनरशिप 100% मेरे पास रहेगी और तुम्हें पैसे अपने लगाने पड़ेंगे, अपनी एक्सपर्टीज लेके आनी पड़ेगी, पाइपलाइन तुम्हें डालनी पड़ेगी। यानी कि रशिया तेल खरीदेगा, बेचेगा चाइना को थोड़ा सा डिस्काउंट देकर, ताकि जो इन्वेस्टमेंट करी है चाइना ने वो ऐसा ऐसा अगले 20-25 साल में पूरी कर ले। 25 साल में पूरी करने के लिए पुतिन ने पॉलिसी बनाई है। यानी कि अब हर पैसा वो चाइना को अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। और रशिया ने चाइना को कैश मशीन की तरह, एटीएम की तरह यूज करना शुरू कर दिया, वैसे ही जैसे चाइना दूसरे कंट्रीज को एटीएम की तरह यूज करता है। और साथ में ये भी बोल दिया कि चाइना की जरूरत है, आइए आप जाकर निकालिए तेल को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रशिया ने यही स्कीम ट्रंप को भी दी है, यूरोप को भी दी है, आपको तेल चाहिए निकाल लीजिए, बस 50-50 कर लेना। यानी कि रशिया ओपनली मजाक उड़ा रहा है चाइना का। भाई तुम गए थे ईरान के अंदर, वहां पर तुमने हाथ जला दिए और तुमने ईरान को बर्बाद भी कर दिया। अब तुम बच्चों की तरह रेंगते हुए मेरे पास आ गए हो नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन मैं ईरान नहीं हूं, मैं पुतिन हूं, ये पुतिन ने बोला है। यानी कि कंप्लीट रशियन डोमिनेंस ऑन चाइनीज एनर्जी पॉलिसी आपको दिखाई देती है। इसलिए ब्रिक्स समिट का एक ट्रैप था। शी जिनपिंग अगर अटेंड करते हैं ब्रिक्स की समिट को, वहां पर मल्टीपल इम्पॉसिबल सिचुएशंस उनको फेस करनी पड़ती। पहला ईरान, जो इमीडिएटली डिमांड करता चाइनीज पैसा, तुम्हारे वेपन्स कहां हैं, तुम्हारा पैसा कहां है, तुम्हारी सपोर्ट कहां है। और तुमने बोला था कि ईरान और चाइना भाई भाई हैं, वो भाई कहां गया? जब मुझे जरूरत थी तुम थे ही नहीं। और ये जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर नहीं था शी जिनपिंग के पास। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका आंसर हो भी नहीं सकता, बेटर है निकल जाओ। दूसरा है रशिया, वो भी सिमिलर डिमांड्स करता पुतिन शी जिनपिंग से कि भाई तुम्हें तेल चाहिए था, तुम मेरे पीछे पड़े हो, अब आके निकालो, पैसे भेजो और काम शुरू करो। और जो बाकी के भी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो भी, उसमें से जैसे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, वो भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और सपोर्ट मांगते रहते हैं। लेकिन चाइना की जो इकोनॉमी है इतनी स्ट्रगल कर रही है डोमेस्टिकली, वो सपोर्ट करने की हैसियत नहीं है। और इनकी जहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट है कि फेस सेविंग चाइनीज को बहुत अच्छी लगती है। ये अपने फेस को लूज नहीं करना चाहते, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसलिए ये जो मैसिव इंटरनेशनल कमिटमेंट्स चाइना ने करी हैं जो पूरी नहीं कर सकता, इसलिए वो आज छुपते हुए ब्रिक्स में नहीं गए हैं। उसके ऊपर से सोने पे सुहागा एक होता है। सोने पे सुहागा ये है कि ट्रंप ऐसे ऐसे ईल बैठी होती है, वो वैसे बैठा ऊपर देखने के लिए कि ब्रिक्स में क्या हो रहा है। ही इज वॉचिंग एवरीथिंग। अगर वो ब्रिक्स में जाकर कोई भी प्रॉमिस शी जिनपिंग करते हैं कि हम अपनी करेंसी निकाल लेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और अगर वो पॉलिसी ट्रंप के या अमेरिका के खिलाफ होगी तो ट्रंप इमीडिएटली टारगेट करेंगे चाइना को और इनकी इकोनॉमी को और ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, नीचे नर्क में डाल देंगे। ट्रंप वो काम कर सकता है। इसलिए शी जिनपिंग रिस्क ही नहीं ले सकते ट्रंप के टारगेट के अंदर आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी चाइना की इकोनॉमी वनरेबल है बिकॉज ऑफ द ये जो टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने, उसके कारण। दोस्तों, अब मैंने आपको ये सारा समझा दिया, रशिया का, अफगानिस्तान का और बाकी का सारा जो एंगल था ईरान का मेजरली। अब आते हैं कि जो ब्रिक्स है। दोस्तों, ब्रिक्स जो है वो डिपेंडेंट है पूरी की पूरी चाइनीज लीडरशिप के ऊपर। वहां पर भारत भी है, लेकिन उसमें वेट जो है वो ब्रिक्स में वो चाइना का ज़्यादा है। इसलिए वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान भी एंटर कर जाए, ईरान आ जाए, तुर्की आ जाए, ताकि उसकी जो वेट है, उसकी जो से है, वो बढ़नी शुरू हो जाए। और ये जो बाकी के जो कंट्री छोटे आते भी हैं वहाँ पर,
वो इसलिए आते हैं कि चाइना की सपोर्ट चाहिए, उसके मनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और जब चाइना वहां पर नहीं जाएगा, यानी कि ये मीनिंगलेस एक एक्सरसाइज हो जाएगी ब्रिक्स की। चाइना के पास इम्पॉसिबल चॉइसेस थे, सिर्फ 2 बैड चॉइसेस थे। अटेंड करें तो वहां पे फेस कैसे करेंगे, नहीं करते हैं तो नाक कटती है। इट शोज वीकनेस ऑफ चाइनीज लीडरशिप एंड पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। यानी कि दोनों की दोनों जो चॉइसेस हैं दे वर बैड। ही टुक कि भाई जहां पे फेस सेविंग हो जाए, मैं जाऊं ही नहीं, फेस नहीं करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और चाइना की इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती ये सारे पंगे लेने से। इसलिए चाइनीज डिप्लोमेटिक आइसोलेशन आपको दिखाई देती है आज की डेट में। मिडिल ईस्ट की जो नेशंस हैं वो चाइना को एक अनरिलायबल पार्टनर की तरह देखते हैं। अब शी जिनपिंग की बात उन्होंने सुननी बंद कर दी है। यूरोपियन कंट्रीज को ऑलरेडी गुस्सा है चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना अपना माल अमेरिका में बेच नहीं पा रहा है, वो सारा माल डंप कर रहा है यूरोप में, और वहाँ की कंपनियां वो बंद हो रही हैं। यूक्रेन क्राइसिस में हमने देख लिया, चाइना ने बहुत बोला कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम रशिया के साथ खड़े हैं, वो किसी के साथ खड़ा नहीं था। यानी कि जो ट्रेडिशनल दोस्त थे वो भी दुश्मन बनते जा रहे हैं, और जो नए बनाए थे वो भी अगेंस्ट हो गए हैं। तो ये फाइनल रेवलेशन ये है, मोमेंट ऑफ ट्रुथ चाइना के लिए, वो ये है कि चाइना की जो पॉलिसी है कि भी मिडिल ईस्ट के अंदर पूरे अपना फोकस रख दिया, उसकी वीकनेस अब दिखाई देती है। वनरेबल एरिया था, चाइना ने कभी इमेजिन नहीं किया था अपने सपने में भी कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को डेवस्टेट कर देंगे। और जो इतने 10 साल से जो इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो चाइना करता रहा, उसने पैसे लगा दिए सारे कमाकर अनस्टेबल एरिया जैसे ईरान, मिडिल ईस्ट है, उसमें जाके लगा दिए। भारत की स्ट्रैटेजी उल्टी थी, हमने मिडिल ईस्ट में भी लगाए और मिडिल ईस्ट के पैसे अपने कंट्री में भी लगवाए, और हमने 30 से ज़्यादा कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तेल को लेने के लिए। यानी कि अब चाइना गिर गया है, उधर से अमेरिका, ईरान, रशिया, मिडिल ईस्ट और सब जगह से ये सबको घेरने की कोशिश कर रहा था, ये खुद गिर गया है। और शी जिनपिंग ब्रिक्स की समिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां पर डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट होता शी जिनपिंग के लिए। और यह सिंबलाइज करता है एक और चीज कि चाइना चैलेंज करना चाहता था, चैलेंज कर रहा था अमेरिकन हेजीमनी को। कंप्लीट फेलियर है चाइना का, वो अमेरिकन हेजीमनी को कम कर ही नहीं पाए। वो अपने आप को, अपने एलाइज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रोमिस किए थे वो टूट गए हैं। एंड ऊपर से जो अमेरिका का कंट्रोल है इकोनॉमी पे, मिलिट्री पे, उसका तोड़ भी चाइना निकाल नहीं पाया। और चाइना, अमेरिका दूसरी तरफ इकोनॉमिकली आगे जा रहा है, मिलिटरीली आगे जा रहा है, डिप्लोमेटिकली अपनी जो लॉस्ट ग्राउंड थी उसको गेन करना शुरू कर दिया। आज नेटो ने बोल दिया, हर एक कंट्री ने, हम 5% अपना जीडीपी का, क्योंकि ट्रंप ने बोला है हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। और चाइना का मोमेंट ऑफ ट्रुथ क्या है? इनका प्रेसिडेंट ब्रिक्स की मीटिंग को छोड़कर वो भाग गया है। अब ये है चाइना जो आज की डेट में ग्लोबल डोमिनेंस का सपना देख रहा था, आज अपने कंट्री को बचाने के जो है रात को सपने आते हैं, नींद तो आ नहीं रही, जाग के वो सपने देख रहा है, वो वाला हाल हो गया है। बट चाइना की पॉलिसी क्या है? आज दिक्कत में है, लेकिन इस दिक्कत को 20 साल के लिए आप डाइवर्ट कर दीजिए और नए एरिया में एंटर कीजिए। मैंने आज ही वीडियो बनाया था आर्टिफिशियल हॉस्पिटल में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डॉक्टर्स जो हैं रोबोट्स हैं सारे, पूरे हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, रोबोट्स ही सारा काम करते हैं। और 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स आए, एक दिन में निपटा दिए, कोई ओवर टाइम नहीं, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। तो चाइना ने अपने जो डायरेक्शन है वो कंप्लीटली चेंज कर दी है, इकोनॉमी की, रिलेशनशिप्स की, हर चीज़ की। लेकिन उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए चाइना आइसोलेशन में जा रहा है और अपने आप को स्ट्रेटेजिकली इरेलीवेंट भी देख रहा हो कि अब मैं यहाँ पर इस एरिया में इरेलीवेंट बनता जा रहा हूँ। और ये जो मोमेंट ऑफ ट्रुथ है ये हर चीज़ को अब चेंज कर देगा, चाइना के लिए भी, ब्रिक्स के लिए भी और दुनिया के लिए भी। अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है। एंड वट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ मी आई विल शेयर विद यू द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।